वेलकम टू सैलसमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के पार्ट 3 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSIR एग्जाम और गेट एग्जाम के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IgG स्ट्रक्चर आर करेक्ट। IgG एंटीबॉडी में कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो आप, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, A या B, C D, B C या A और D। आपको चूज करना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। आप ऑप्शन खुद पढ़ सकते हो वैसे। चलो मैं एक बार बोल देता हूँ। ईच ऑफ द टू एंटीजन कंबाइनिंग साइट ऑन IgG मोलिक्यूल्स कैन बाइंड टू बी स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट एपिटॉप्स। मतलब कोई एक IgG एंटीबॉडी है, उसकी आप सभी को पता होगा एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो क्या जब एक किसी एपिटॉप के साथ बाइंड होगी, क्या दूसरी भी उसी के साथ बाइंड करेगी या किसी और के साथ बाइंड करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है, कुछ एलिमिनेशन लगाते हैं। तो पहले तो हो गया एलिमिनेट, क्योंकि कोई एक एपिटॉप के साथ बाइंड होगी तो दूसरी भी सेम एपिटॉप के साथ बाइंड होगी, ना कि डिस्टिंक्ट। तो ये तो हो गया भाई एलिमिनेट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरी पढ़ो, बोथ इंटरचेन एंड इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबलाइज द IG स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरचेन और इंट्राचेन दोनों एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होते हैं और ये स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है। थर्ड, बोथ द L एंड H चेन्स यानी लाइट एंड हैवी चेन्स ऑफ IgG कंटेन्स द डोमेन विद सिमिलर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लास्ट लास्ट में बोला है कि CDR रीजन है। CDR रीजन को हम बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन आर सोल, यानी अकेले काफ़ी हैं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइपर वेरिएबल रीजन आप सभी को पता होगा, CDR रीजन दोनों के काउंट की जाते हैं, लाइट चेन के भी और हैवी चेन के भी। दोनों होना जरूरी है। अगर एक, मतलब आप ये सोचो, इधर इस स्टेटमेंट ने क्या बोला है? इस स्टेटमेंट ने ऐसा बोला है, मैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो बोला है कि ये जो लाइट वाला ना, ये अकेला काफ़ी है। हाँ, ये अकेला ही काफ़ी है एंटीजन को बाइंडिंग के लिए, ये अकेले काफ़ी हैं। तो हैवी का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हैवी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, क्योंकि एंटीजन इन दोनों के बीच में बैठता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्ट होता है। तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन B और C, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द म्यूकस सिक्रेशन। ये तो आपका सीधा है, कोई इसमें नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे करना है, सीधा रटाओ, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखो इसमें सीधा आपको टिक करना है IgA, क्योंकि आई म्यूकस में या सिक्रेशन में आपके IgA एंटीबॉडी निकलती है। ठीक है। और एग्जांपल इसके कोलोस्ट्रॉम हो सकता है, ड्यूरिंग आपसे को बताऊंगा ब्रेस्ट फीडिंग, फर्स्ट मिल्क के दौरान आपकी IgA एंटीबॉडी न्यू बॉर्न बेबी में जाती है, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? सही नहीं है, फॉल्स पूछी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। अब ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, मल्टीपल सिलेक्टेड ऑप्शन है, C या D, A B E या ABC या ACE। ठीक है। तो पहले पढ़िए आप एलिमिनेट साथ साथ में करते चलिए। पहली स्टेटमेंट बोली है, ऑल दो IgA इज द मेजर एंटीबॉडी स्पीसीज दैट अंडरगोज द ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस होता है एक जगह से एंडोसाइटोसिस करना और दूसरी जगह से एग्जोसाइटोसिस करना। मतलब एक तरफ से तो वो एंडोसाइटोसिस करके आई है, बट थोड़े समय के बाद उसी जगह से बाहर निकल जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस करना। तो IgA ट्रांससाइटोसिस करती है, पॉलीमेरिक IgM भी करती है, बट मोनोमेरिक IgA नहीं करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, द हाइपर वेरिएबल, अगला बोला आपका, द हाइपर वेरिएबल रीजन मेक्स द सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्ट विद द एपिटॉप्स। तो ये भी काफ़ी सही है, क्योंकि हाइपर वेरिएबल रीजन ही कॉन्टेक्ट करता है एपिटॉप्स के साथ, यानी CDR रीजन। ये भी ठीक है। IgG फंक्शंस मोर इफेक्टिवली देन IgM इन द बैक्टीरिया अग्लूटिनेशन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है तो IgM जो होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू IgG। ओके। Although the monoclonal antibodies are the often preferred for the research and diagnostic purpose, both monoclonal and polyclonal antibodies are not highly specific. Not highly specific होती हैं ये, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट पढ़ो, ऑल द आइसोटॉप्स आर नॉर्मल फाउंड इन ऑल द ईच इंडिविजुअल स्पीसीज। देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, पहले समझिए आइसोटॉप्स होते हैं क्या हैं। तो आइसोटॉप्स इडियोटाइप्स, आइसोटॉप्स नहीं, आइसोटाइप्स, आइसोटाइप्स, इडियोटाइप्स या एलोटाइप्स, ये तीन आपने समझ लिए तो आपने इम्यूनोलॉजी समझ ली, ऐसा लोग कहते हैं। तो एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ोगे। आइसोटाइप्स क्या होते हैं? आइसोटाइप्स ऐसे टाइप के डिटर्मिनेंट होते हैं जो आपके FC पोर्शन में होते हैं। आपने कभी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा है? उसके FC पोर्शन पर जो डिटरमिनेंट लगे होते हैं, उन डिटरमिनेंट को बोलते हैं हम आइसोटाइप्स। और एक स्पीसीज के अंदर सेम
टाइप के आइसोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेरे आईजीएम एंटीबॉडी के डिटरमिनेंट होंगे, भाई मेरे भाई में होंगे, भाई मेरे दोस्त में होंगे, भाई मेरे किसी गैर के होंगे, बट इंडिविजुअल ह्यूमन होगा तो ओके। यानी एक स्पीसी के जितने भी आपके एंटीजन डिटरमिनेंट होंगे जो प्रेजेंट होंगे एफसी रीजन पर, वो सेम होंगे। इनको बोलते हैं आइसो टाइप। आइसो मतलब सेम, टाइप मतलब डिटरमिनेंट। ओके, तो ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। बच्चे क्या अब आपका सी और डी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेगमेंट आर ऑब्टेन्ड व्हेन द आईजीजी इज स्प्लिट बाय पेपेन। देखो पेपेन, पेप्सिन, बीटा मर्कैप्टोथेनॉल, 3 क्वेश्चन बार बार बनते हैं इनसे। 3 ट्रीटमेंट किए थे साइंटिस्ट ने आईजी एंटीबॉडी के ऊपर, इम्यूनोग्लोबिन के ऊपर। तो पहला ट्रीटमेंट है पेपेन का। अब ये बोला है कि पेपेन का ट्रीटमेंट दिया है तो हमें क्या मिलेगा। तो पहले समझना कि पेपेन कट कहाँ लगाता है। देखो एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स आप सपोज करो अपने माइंड में, ऐसा थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो बिट जो आपका ये होता है पेपेन, पेपेन कांटा से कट लगाता है। पेपेन लगाता है हिंज रीजन से पहले। मान लीजिए हिंज रीजन आपका ये हिंज रीजन है, तो ये कट लगाएगा इधर जैसे, इधर जैसे कट लगाएगा। तो इधर जैसे कट लगाने से हमें 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे। कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे हमें? हमें मिलेंगे भाई 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे। और 3 फ्रैगमेंट किस किस चीज़ के होंगे वो भी आपको पता है। एक आप फ्रैगमेंट आपको ये मिलेगा जो एक फैब्डमेन है, एक फ्रैगमेंट आपको ये मिलेगा वो दूसरा फैब्डमेन है, और एक आपको फ्रैगमेंट में ये मिलेगा जो एफसी है। तो 3 फ्रैगमेंट आपको मिल रहे हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, 2 मोनोवेलेंट फ्रैगमेंट्स विद एंटीबॉडी एक्टिविटी फैब, 2 फ्रैक्शन डिवॉइड ऑफ एंटीबॉडी एक्टिविटी। एंटीबॉडी एक्टिविटी डिवॉइड क्यों होगी? ये डिवॉइड क्यों होगी? जब एफसी छूट गया है, फैब छूट गए हैं, तब भी अभी भी जो रीजन है एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं वो तो इंटैक्ट है। कौन बाइंड करती है? आपका जो फैब डोमेन था, एफएबी डोमेन, उसका जो आगे वाला सिर है जिसको बोलते हैं सीडीआर रीजन, वो तो इंटैक्ट है, वो तो छुटे हैं अभी। बीटा मर कैप्टर तो थोड़ी डाला मैंने, तो इससे वो रीजन तो रहेंगे, डिवोड नहीं होगी। एंटीजन एंटीबॉडी एक्टिविटीज होती है वो तो रहेगी रहेगी। 2 एफसी, 2 एफसी नहीं, 1 एफसी होगा, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें मैं दो, इसमें क्या बोला ना, हमें एफसी के बारे में नहीं बोला, हमें अभी इसमें बोला कि 2 फैब मिलेंगे। यस, 2 फैब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, the immunoglobulin G was fractionated by the size exclusion chromatography and it was observed to be molecular mass of 150 kDa। पहले बता दिया हमें कि 150 kDa की यानी किलो डाल्टन की हमारी IgG एंटीबॉडी है। उसको हमने ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो अंडर द रिड्यूसिंग कंडीशन। रिड्यूसिंग कंडीशन हमेशा रखना, रिड्यूसिंग कंडीशन में हम बीटा मर्क इथेनॉल की बात करिए हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग वही करता है डायासल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है। देखो रिड्यूसिंग कंडीशन आपने पढ़ी होगी, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताऊंगा रिड्यूसिंग कंडीशन के बारे में। कभी भी आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि कोई भी प्रोटीन पर सल्फाइड बॉन्ड या डायासल्फाइड बॉन्ड साइटोसोल में नहीं लगता है, ईआर के अंदर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईआर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कहाँ है? साइटोसोल में। तो जब भी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होगा तो आपका जो सल्फर होता है उसके ऊपर एस एच बॉन्ड होता है, यानी उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। पर जैसे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन देगी, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और हमारा हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड कैसा बनेगा? एस बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एस एच, ये कंडीशन होगी रिड्यूसिंग कंडीशन में। पर जैसे ही हम बीटा मर्क इथेनॉल डालते हैं, नहीं बीटा मर्क इथेनॉल नहीं, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन देते हैं, ये रिड्यूसिंग कंडीशन है। जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन देते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन देने से आपका ये होता है एस, यानी डायसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब हम दे रहे हैं रिड्यूसिंग कंडीशन, यानी डायसल्फाइड बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं। वो कौन ब्रेक करता है? बीटा मर्क इथेनॉल ब्रेक कर देता है। किस में ब्रेक करेगा? बता भी दिया इन्होंने बता दिया कि हमें 2 बैंड मिले, एक बैंड मिला हमें 50 kDa का, एक बैंड मिला हमें 25 kDa का। तो उस एंटीबॉडी का क्या स्ट्रक्चर होगा? देखो पहले हमें बोला कि 150 डाल्टन की वो एंटीबॉडी है, हमें पहले बताया कि 150 डाल्टन की डाल्टन की वो IgG एंटीबॉडी है। हमें बोला कि 2 फ्रैगमेंट हमें मिले हैं, एक 50 kDa का, एक 25 kDa का। हमने डाला है बीटा मर्क इथेनॉल। तो बीटा मर्क इथेनॉल तो कहाँ ब्रेक करता है? सारे के सारे डायसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यानी एक एंटीबॉडी का पिक्चर हमें माइंड में रखें तो वो 4 फ्रैगमेंट बना देगा। कितने फ्रैगमेंट बना देगा? 4 फ्रैगमेंट बना देगा।
वो देख लेना नेट में कैसे बनाएगा 4 फ्रेगमेंट। 4 फ्रेगमेंट बनाएगा। अब वो 4 फ्रेगमेंट 2 हैवी चेन होंगे, 2 लाइट चेन होंगे। अब 2 हैवी चेन, एक हैवी चेन कितने केडी की होती है? 50 केडी की होती है। दूसरी हैवी चेन वो भी 50 केडी की होगी। तीसरी लाइट चेन कितने की होगी? 25 की होगी। चौथी लाइट चेन कितने की होगी? 25 की होगी। यानी जब हम एसडिस फेज में डालेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो दो चीज़ें जो होंगी वो एक जगह रुक जाएंगी 50 केडी पर, और दो चीज़ें कहाँ रुकेंगी? 25 केडी पर। मतलब हमें 2 मैड मिले 25 और 50 के, बट असल में 4 फ्रेगमेंट है वो। ठीक है, ऑप्शन करो सोल्व अब। 3 पॉलीपेप्टाइड, देखो 3 तो है नहीं, मैंने कितने बताया आपको? 4 बताने आपको। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। 6 का ये भी गलत। अब पढ़ो, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 1 गलत है। अब इसको पढ़ो, 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ 50 kDa एंड 2 ऑफ 25 kDa, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 2 पॉलीपेप्टाइड हमें मिले हैं हैवी चेन के। एक हैवी चेन होती है 50 की, तो 2 हैवी चेन के मिले हैं और 2 ही हमें लाइट चेन के मिले हैं। एक 25 की होती है, तो इसलिए हमें टोटल हो गया 150। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू इम्यूनलाइज ए माउस विद एन इम्यूनिजन, it will produce the antibody against it. The antibody that will be produced after the first immunization will most to be okay. सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको बोले फर्स्ट टाइम जब मैं आपको कोई एंटीजन दूं या इम्यूनिजन दूं, इम्यूनिजन भी एक अच्छी टर्म है एज कम्पेयर टू एंटीजन। एंटीजन ऐसे होते हैं कि वो ऐसे में पढ़े हैं अपने, ऑल एंटीजन्स आर नॉट इम्यूनिजन, क्योंकि कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं वो इम्यूनिजन की तरह बिहेव नहीं करते हैं, चले तो जाते हैं बट इम्यूनिटी को डेवलप नहीं करवाते हैं, हैप्टेंस होते हैं वो। ओके, तो इधर बोला है कि कुछ ऐसे इम्यूनिजन डाले जिसके वजह से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ है वो इम्यूनिजन, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी IgM। याद रखना है हमेशा, जब भी कोई फर्स्ट टाइम आपके पास कोई चीज़ आती है, कोई एंटीजन आता है, तो IgM एंटीबॉडी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस क्या है? ए मैकेनिज्म है विच रिमूव द फॉरेन पैथोजेंस एंड सेल डिवाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, the cell which are likely the cell which are key cellular bridge between the adaptive and innate immunity and adaptive immunity, इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन है? ब्रिज की तरह कौन बिहेव कर रहा है? T सेल B सेल तो एडेप्टिव सेल हैं, ये क्या बिहेव करेंगे ब्रिज की तरह? ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए। न्यूरॉन्स को तो बात नहीं इधर कोई। आंसर डेंड्राइटिक सेल है, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल एक प्रोफेशनल एपीएसीज हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी हेल्पर सेल्स को। क्वेश्चन नंबर 9, सिक्रेटरी IgA, कौन से IgA बोलिए? सिक्रेटरी। पढ़े होगे आपने, 2 टाइप की IgA होती है, एक तो है IgA नॉर्मल है, एक है सिक्रेटरी, यानी उसके ऊपर सिक्रेशन वाला कंपोनेंट लग चुका है, उसने ट्रांससाइटोसिस कर चुका है वो। ओके, एग्जिस्ट इज इन प्रोटेजेज। देखो हमने बोला कि म्यूकस में मोस्टली IgA एंटीबॉडी होती है, और IgA एंटीबॉडी उस म्यूकस में रह कैसे पा रही है? क्योंकि बहुत सारे प्रोटेजेज होते हैं, आपने पढ़ा होगा। जो भी हमारी सिक्रेशन है वहाँ पर काफ़ी टाइप के प्रोटेजेज होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेज होते हैं, प्रोटेजेज होते हैं, जो उस एंटीबॉडी को तो टोटल तरीके से तोड़ देंगे। वो टूट क्यों नहीं रही है? क्या रीज़न है? वो सस्टेन कर रही है उस इन्वायरमेंट में भी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द सिक्रेटरी कंपोनेंट मास्क द साइट ससेप्टेबल टू द प्रोटेजेज। ओके, तभी तो सिक्रेटरी कंपोनेंट लगा था वो, जो एक रिसेप्टर का पार्ट है। दैट्स ओके। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल के साथ बनाना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।